50 फैक्ट्स अबाउट स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स, जो कि शायद ही आपको पता होंगे। लाइक मूवी की ओपनिंग में पीटर पार्कर खुद को वन एंड ओनली स्पाइडरमैन बताता है। I've been the one and only Spider-Man. तो वहीं पर पीछे एक बिल्डिंग पर रोंग लिखा होता है, जिससे कि पीटर को गलत साबित करते हुए इस मूवी के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया गया था कि डेफिनेटली वो इकलौता स्पाइडरमैन तो नहीं है, जिसको मूवी के एंड में माइल्स सही तरीके से बोलता है। So I'm Spider-Man. I'm not the only one. नंबर 2, मूवी की स्टार्टिंग में हमें जो ये With great power comes great responsibility. वाला फेमस कैचफ्रेज सुनने को मिलता है, तो एक्चुअल में टोबी मैguire की स्पाइडरमैन मूवी से लिया गया था, जिसकी वॉइस फुटेज को इस मूवी में यूज किया गया है। नंबर 3, मूवी के सीन में जब पीटर पार्कर खुद को इकलौता स्पाइडरमैन कहता है, तो उस टाइम उसके पास से टोटल 7 बर्ड्स उड़ते हुए जाते हैं, जिससे कि इस मूवी में दिखने वाले टोटल 7 स्पाइडर प्रोटैगनिस्ट को फोरशैडो किया गया था। और इस वाले पीटर पार्कर को ये भी दिख जाता है कि कौन कौन से स्पाइडरमैन इस यूनिवर्स में आने वाले हैं, क्योंकि जब गोब्लिन उसके फेस को कोलाइडर बीम के अंदर डालता है, तो उस टाइम उसे ऑलमोस्ट सभी अल्टरनेट यूनिवर्सेस के स्पाइडीज दिखाई देते हैं। एंड मूवी की शुरुआत में माइल्स उसके शूलेसेस से बांधने को उसकी एक चॉइस बताता है। Hey, Yeah? your shoe's untied. Yeah, I'm aware. It's a choice. जो उसके इररिस्पॉन्सिबल नेचर को रिप्रेजेंट करता है, और इसी वजह से वो पीटर की दी हुई पेन ड्राइव को तोड़ देता है। पर बाद में जब माइल्स स्पाइडरमैन बनने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेता है, तो उस टाइम उसके शूलेसेस बंधे होते हैं। एंड स्टार्टिंग में जब माइल्स का फिजिक्स टेस्ट दिखाया जाता है, तो उसमें माइल्स ने सभी आंसर्स को गलत किया होता है, बट उसके साथ उसने दिसंबर को दिसंबररी लिखा होता है, जो कि माइल्स की तरफ से एक और अटेम्प्ट था अपने टीचर को दिखाने के लिए कि वो इस अकेडमी को अटेंड करने के लिए कुछ ज्यादा ही स्टूपिड है। नंबर 6, तो इस मूवी में ग्वेन की फर्स्ट अपीयरेंस इस सीन में होती है, बस शायद ही आपने नोटिस किया हो, पर ग्वेन की फर्स्ट अपीयरेंस इससे भी पहले इस सीन में हो जाती है, जहां पर उसे रोड क्रॉस करते दिखाया जाता है, जो कि आपने डेफिनेटली मिस किया होगा। नंबर 7, इस सीन में जब अंकल एरन माइल्स को एक टनल में लेके जाता है, तो उस टाइम माइल्स के पूछने पर वो कहता है कि यहाँ पर उसने एक इंजीनियरिंग जॉब की थी, तभी वो उस प्लेस को जानता है। Hey, how'd you know about this place? Did an engineering job down here. और यहाँ से फिस्क का सुपर कोलाइडर प्रोजेक्ट कुछ ही दूरी पर होता है, जिससे कि एरन की फिस्क के साथ इन्वॉल्वमेंट फोरशैडो की गई, और इसलिए वो उस खुफिया प्लेस को भी जानता था। नंबर 8, रेडियोएक्टिव स्पाइडर के माइल्स को काटने से पहले हमें उसके कलर चेंजिंग एबिलिटीज को भी दिखाया जाता है, जिसमें येलो स्प्रे पर उसका कलर येलो होता है, और फिर पर्पल कैन पर जंप करने के बाद स्पाइडर का कलर पर्पल हो जाता है, और फिर बाद में यही पावर्स माइल्स को मिलती हैं, क्योंकि इस मूवी में माइल्स के पास इनविजिबल होने की पावर्स नहीं होती, क्योंकि वो इस स्पाइडर की तरह अपने कलर को बैकग्राउंड के हिसाब से चेंज करता था, इससे वो बिल्कुल इनविजिबल लगता था, बिल्कुल क्रिकेट की तरह। और शायद ही आपने नोटिस किया हो, बट इस मूवी के पहले 13 मिनट इसे बिल्कुल एक नॉर्मल तरीके से दिखाया जाता है, बट माइल्स को स्पाइडर काटने के बाद इस मूवी की विजुअल कॉमिक लैंग्वेज शुरू होती है। इसके बाद ये सभी कॉमिक पैनल्स, टैक्स एंड इफेक्ट्स दिखना शुरू होते हैं। नंबर 10, ग्वेन के हेयर्स जब माइल्स के हाथ पर चिपक जाते हैं, तो उस टाइम ग्वेन माइल्स को रिलैक्स करने के लिए कहती है, I don't think you know what puberty is. Just relax. और यही सेम एडवाइस माइल्स को इस सीन में पीटर बी भी देता है। What are you doing, bud? I can't move. Okay, relax your fingers. इससे किसी में ग्वेन के स्पाइडर पर्सन होने की फोरशैडोइंग की गई थी, और उसके साथ ही ग्वेन ने अपनी कॉस्ट्यूम के बॉटम हाफ को भी पहना होता है, जो कि हमें उसके इंट्रोडक्शन के टाइम सबसे पहले दिखाया जाता है, जिसे वो लेगिंग्स की तरह यूज करती है, क्योंकि अपने यूनिवर्स में भी उसे हाइड नहीं करती। नंबर 11, स्पाइडरमैन ओरिजिन की जिस कॉमिक को माइल्स इस सीन में देखता है, तो उस पर स्पाइडरमैन का नाम बिली पार्कर लिखा होता है, एंड माइल्स के यूनिवर्स में स्पाइडरमैन एक रियल पर्सन होता है। एंड ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ के ऑथर्स को स्पाइडरमैन का रियल नेम तो पता नहीं होगा, तो इसलिए उन्होंने अपनी कॉमिक्स पर स्पाइडरमैन का मेड अप नेम पीटर पार्कर की जगह बिली पार्कर लिखा होता है, और उसकी डेथ के बाद ही सबको उसका रियल नेम पता चलता है। एंड माइल्स जब पहली बार स्पाइडरमैन से मिलता है, तो उस टाइम वो कोलाइडर के अराउंड उसकी स्विंग्स को देखकर बहुत ही हैरान होता है कि उसने कैसे किया। How does he do that? बट एंड में जब माइल्स अपनी पावर्स को लेकर कॉन्फिडेंट होता है, तो उस टाइम वो भी सेम स्विंग को परफॉर्म करता है, जिसे देखकर पीटर बी एंड ग्वेन भी हैरान होते हैं। We taught him that, right? I didn't teach him that. And you definitely didn't. और यही नहीं, इस सीन में जिस स्टाइल में पीटर बी माइल्स को ऑन डिमांड पर उसकी पावर्स को यूज करने के लिए कहता है, तो एंड में माइल्स पे पीटर बी को उसी स्टाइल में उसके यूनिवर्स में भेजता है, जिससे कि माइल्स की इंटेलिजेंस को दिखाया गया था। नंबर 13, पीटर पार्कर को इस मूवी में ब्लोंड दिखाया गया है, जो कि रेफरेंस था बेन राइली एके स्कारलेट स्पाइडर का, जो कि कॉमिक्स में पीटर पार्कर का ही क्लोन होता है। नंबर 14, माइल्स जब अपनी फर्स्ट स्विंग के टाइम कई चीजों से टकराते हुए नीचे गिरता है, तो उस टाइम वो 4 और 2 के बीच में लेटा होता है, जो कि रेफरेंस था 40 नंबर 2 स्पाइडर का, जिससे ही माइल्स को पावर्स मिली थी, और इस नंबर को मूवी की शुरुआत से फोरशैडो किया गया था। नंबर 15,
पीटर जब अपने इस यूनिवर्स में आने की कहानी को सुनाता है तो उस टाइम जब कोलाइडर डिस्ट्रॉय होता है तो उसके साथ टोटल 5 लाइट्स को रिलीज होते दिखाया जाता है, जिनके जरिए इस यूनिवर्स में 5 स्पाइडर्स को आगे दिखाया गया था, जो कि आपने डेफिनेटली मिस किया होगा। और मूवी में हमें जो पीटर बी पार्कर एंड एमजे की ये डिवोर्स स्टोरी दिखाई गई है, तो एक्चुअल में यही सेम स्टोरी हमें सेम राइमी की स्पाइडरमैन 4 में दिखने वाली थी। इसमें पीटर एंड एमजे की शादी के बाद पीटर फेलिशिया हार्डे के साथ चीट करता, जिसकी वजह से पीटर एंड एमजे के बीच में डिवोर्स होता। बट इस मूवी में पीटर बी पार्कर एंड एमजे के डिवोर्स की वजह चिल्ड्रंस बताया गया है, क्योंकि पीटर अपनी इनसिक्योरिटीज की वजह से बच्चे नहीं चाहता। एंड स्पाइडरवर्स में हमें पीटर बी पार्कर की हीलिंग पावर्स को रियल टाइम में दिखाया गया है, क्योंकि मूवी के सीन में आप पीटर की लेफ्ट आई को देख ही सकते हो कि उसकी क्या हालत हुई होती है। बट इस सीन के अराउंड 2 मिनट के बाद ही उसकी आंख पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। नंबर 18। वेल तो शायद ही आपने नोटिस किया हो, बट मूवी के इस सीन में जब माइल्स सीलिंग से नीचे गिरता है तो इस सिंगल फ्रेम में माइल्स की आई बॉल्स को उसके हेड से पॉप आउट होते दिखाया जाता है। और ऐसा सिमिलर कुछ इस फाइट सीन में भी किया गया था। इसके एक फ्रेम में इस मूवी के एक जापानीज एनिमेटर तात्सुशी युकी ने अपना और अपनी वाइफ का नाम जापानीज लेटर्स में लिखा हुआ था। और ये सीन इतना फास्ट है जिसे देखना आसान नहीं है। नंबर 20। मूवी में जब डॉगो खुद को रिवील करती है तो उस टाइम वो कहती है कि उसके फ्रेंड उसे लिव कहकर बुलाते हैं और उसके एनिमीज कहते हैं उसे डॉग कॉक। My friends actually call me Liv. My enemies call me Doc Ock. एंड लेटर जब डॉग कॉक आंट में के घर में घुसती है तो उस टाइम आंट में उसे लिव कहकर बुलाती है। Cute place. Real homey. Oh, great, it's Liv. तो मे भी ये दोनों पास्ट में फ्रेंड्स रहे होंगे। और इस मूवी में डॉगो के टेंटिकल्स मैकेनिकल्स नहीं थे, बल्कि इन्हें सॉफ्ट रोबोटिक्स की मदद से बनाया हुआ था, ताकि ये देखने में बिल्कुल ऑक्टोपस के रियल टेंटिकल जैसे ही लगे। एंड डॉगो के टाइड अप हेयर्स को बिल्कुल ऑक्टोपस के हेड जैसी शेप दी गई थी। नंबर 22। लैबहाउस सीन के दौरान सभी वर्कर स्पाइडरमैन को देखकर अपनी अपनी गन्स को निकालते हैं, सिर्फ इस लेडी को छोड़कर। और इसकी रिएक्शन में बहुत ही डिसअपॉइंटिंग सी होती है, लाइक यार अभी तो काम से छुट्टी मिली थी, अभी ये भी करना पड़ेगा। और उसके बाद भागते हुए माइल्स अपने हाथ में से बेगल को जब साइंटिस्ट के हेड पर मारता है तो उस टाइम बेगल टेक्स्ट लिखा आता है। तो टेक्स्ट बेगल वाला आइडिया एक एनिमेटर को जो के तौर पर पिच किया गया था, बट उस एनिमेटर ने इस मूवी में ये सीरियसली कर दिया। और ये नेक्स्ट डिटेल आपने डेफिनेटली मिस की होगी, क्योंकि पीटर बी पार्कर एक ओल्डर स्पाइडरमैन होता है जो कि पिछले 22 सालों से काम कर रहा था, जो कि इस सीन में उसके वेब शूटर्स के जरिए भी दिखाया गया था, जो कि बहुत ही घिसे पीटे होते हैं, जो कि पीटर बी के कैरेक्टर की बहुत ही कमाल की कंटिन्यूटी डिटेल थी। नंबर 25। कॉमनली एनिमेटेड मूवीज के एनिमेशन को 24 FPS यानी फ्रेम्स पर सेकंड के साथ तैयार किया जाता है, जिसके हर एक सेकंड में टोटल 24 इमेजेस होती हैं। बट इस मूवी में मोशन ब्लर को खत्म करने के लिए 12 FPS का यूज किया गया था, स्पेशली माइल्स वाले सीन्स में, क्योंकि एज ए स्पाइडरमैन माइल्स के इन एक्सपीरियंस को दिखाने के लिए माइल्स के अर्ली सीन्स को 12 FPS पर एनिमेट किया गया था। बट जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है और माइल्स अपनी पावर्स को कंट्रोल करता है तो उसके साथ साथ माइल्स की एनिमेशन भी नॉर्मल 24 FPS पर हो जाती है। तो एनिमेटर्स ने इस मूवी को इस लेवल की कंटिन्यूटी डिटेल्स के साथ बनाया है, विच इज ऑसम। एंड स्पाइडरवर्स का यूनिक एनिमेशन स्टाइल व्यूअर्स को कॉमिक बुक के पेजेस वाली फील कराता है, क्योंकि इस मूवी को कंप्यूटर जनरेटेड एनिमेशन एंड हैंड ड्रॉन आर्टिस्ट्री को कंबाइन करके बनाया गया है। और इस मूवी के एनिमेशन पर टोटल 177 एनिमेटर्स ने मिलकर काम किया था। एंड स्पेशली इस मूवी का विजुअल स्टाइल ओल्ड कॉमिक बुक्स का ट्रिब्यूट था, जिनकी प्रिंटिंग उतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती थी। तो इसलिए आप अगर इस मूवी को कहीं पर भी पोस्ट करोगे तो वो स्टिल इमेज देखने में बिल्कुल हैंड ड्रॉन पिक्चर एंड ड्रॉइंग जैसी लगेगी। और इस मूवी के सभी एनिमेटर्स स्टैन ली को एनिमेट करना चाहते थे, जो कि उन्होंने चलती हुई ट्रेन में किया भी, क्योंकि मूवी में जब भी किसी ट्रेन को फुल स्पीड पर गुजरते हुए दिखाया गया है तो उस टाइम पोज करने पर आपको स्टैन ली देखने को जरूर मिलेंगे। नंबर 28। स्पाइडर गेम में जब फर्स्ट टाइम माइल्स अपने फेस को स्पाइडरमैन के सूट के सामने देखता है तो उस टाइम उसका फेस मास्क के थोड़ा सा नीचे की तरफ होता है, बट अपनी पावर्स को कंट्रोल करने के बाद जब माइल्स फिर से सूट की तरफ देखता है तो उस टाइम उसका फेस मास्क के बिल्कुल बीचों बीच होता है, मीनिंग वो पहले स्पाइडरमैन बनने के लिए तैयार नहीं था, बट वो बिल्कुल रेडी है। नंबर 29। मूवी के सीन में दूसरे स्पाइडर पीपल्स को मिलने से पहले ही पीटर, ग्वेन एंड माइल्स की स्पाइडर सेंसेस ट्रिगर हो जाती हैं। बट अगर आप ध्यान से देखो तो पहले ग्वेन एंड पीटर की सेंसेस ट्रिगर होती हैं और उसके स्प्लिट सेकंड के बाद माइल्स के, जिससे कि दिखाया गया था कि माइल्स अभी भी बाकी के स्पाइडरमैन से काफी स्लो है। और ये बहुत ही कमाल की अटेंशन टू डिटेल थी। नंबर 30। पेनी पार्कर खुद को इंट्रोड्यूस करने के बाद अपने रिपोर्ट के ऊपर एक पोज करती है, जो कि उसके प्रमोशनल कॉमिक पे भी बना होता है। और ये पोज जापानीज स्पाइडरमैन के आइकॉनिक पोज में से एक है। एंड पेनी पार्कर की एनिमेशन एंड डिजाइन सेलर मून एनिमेशन से इंस्पायर्ड था। और उसके बाद स्पाइडर नोवार, पेनी पार्कर एंड स्पाइडर मैन की कॉमिक्स दिखाई जाती हैं, तो इन पर इन कॉमिक्स के प्राइसेस इनके डिमेंशंस के हिसाब से टोटली एक्यूरेट होते हैं, जिनमें स्पाइडर नोवार की कॉमिक का 1930s के एरा के हिसाब से 10 सेंट्स, स्पाइडर हैम का 1980s के हिसाब से 75 सेंट्स एंड पेनी पार्कर की कॉमिक पर एक अननोन करेंसी बनी हुई थी, क्योंकि वो फ्यूचर से आई होती है। नंबर 32।
स्पाइडरवर्स में हमें अपने मेन स्पाइडरमैन के अलावा बाकी के जितने भी स्पाइडीज देखने को मिले हैं, तो इनमें सबसे पहले कॉमिक्स में स्पाइडर हैम को इंट्रोड्यूस किया गया था। पीटर पोर्क द स्पेक्टेकुलर स्पाइडर हैम कॉमिक में इन नवंबर 1983, सेकंड स्पाइडरमैन 2099 को स्पाइडरमैन 2099 कॉमिक के साथ मार्च 1992 में इंट्रोड्यूस किया गया था। थर्ड स्पाइडरमैन नोआर का डेब्यू स्पाइडरमैन नोआर कॉमिक के साथ फरवरी 2009 में किया गया था। फोर्थ माइल्स मोरालेस को अल्टीमेट फॉलआउट कॉमिक में अगस्त 2011 में इंट्रोड्यूस किया गया था। फिफ्थ स्पाइडर ग्वेन को एज ऑफ स्पाइडरवर्स 2 कॉमिक बुक के साथ सितंबर 2014 में, एंड लास्ट पेनी पार्कर को एज ऑफ स्पाइडरवर्स 5th के साथ अक्टूबर 2014 में इंट्रोड्यूस किया गया था। नंबर 33, इस मूवी में हमें जो डिमेंशनल क्वैक्स या कह सकते हो ग्लिचेस देखने को मिले थे, तो इन्हें डायरेक्टर्स ने क्यूबिज्म के जरिए दिखाया था। क्यूबिज्म एक आर्ट है जिसके जरिए डिफरेंट व्यूज के कलेक्शन को और उनमें क्या हो रहा है उन्हें एक साथ दिखाया जाता है, जिनके जरिए ही इन ग्लिचेस में मल्टीपल यूनिवर्सेस को एक साथ मिलते दिखाया गया था। नंबर 34, अंकल एरन जो कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होता है, तो प्रावलर बनने के बाद वो बिल्कुल सुपर ह्यूमन की तरह हो जाता है। तो एक्चुअली में प्रावलर को उसकी स्ट्रेंथ एंड स्पीड उसके सूट से ही मिलती थी और साथ में मूव विद हाई फाइटिंग का यूज करता था, जो कि अंकल एरन ने सीखा होगा। और साथ ही हायर जंप्स के लिए वो अपने न्यूमेटिक बूट्स की मदद लेता था। एंड मूवी में हमें प्रावलर की जो सिग्नेचर सायरन नॉइज सुनाई देती है, तो उसे एक एलिफेंट की साउंड से तैयार किया गया था। इसके बेस को बढ़ाकर इस नॉइज को क्रिएट किया गया था। नंबर 36, जब सभी स्पाइडर्स माइल्स के रूम में से छिपते हुए सीलिंग पर चिपकते हैं, तो इनमें पेनी माइल्स एंड ग्वेन के बीच में फंसी होती है, क्योंकि पेनी के पास स्पाइडर पावर्स नहीं होती जिससे कि वो इन सब की तरह छत पर चिपक सके, तो इसलिए उसे ऐसे बीच में रखा होता है। और ऐसे सिमिलर इस सीन में जब ये सभी विलन्स आर्मी के घर पर अटैक करते हैं, तो यहाँ पर भी पेनी सोफे के पीछे आराम से बैठी होती है और मौका देखने के बाद ही अपने सूट को ऑपरेट करती है, क्योंकि उसके बिना वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है अनलाइक दी अदर्स। नंबर 37, जब माइल्स फाइनली स्पाइडर लेन में अपना सूट लेने के लिए जाता है, तो उस टाइम जब हमें एंट मे को दिखाया जाता है, तो उसके बैकग्राउंड में कंप्यूटर स्क्रीन्स बिल्कुल मैडम वेब के थ्रोन जैसी लगती हैं। स्पाइडर सूट पहनकर जब माइल्स फर्स्ट टाइम बिल्डिंग से जंप करता है, तो उसके साथ ग्लास को टूटते हुए दिखाया जाता है, जो कि आपको इस सीन के हिसाब से कूल लगा होगा। बट इस ग्लास का टूटना इस सीन को कूल या अमेजिंग बनाने के लिए नहीं था, क्योंकि जैसा कि हमें दिखाया जाता है कि माइल्स डर के मारे अपनी उंगलियों को अनस्टिक नहीं कर पाता, और वही इस सीन में भी हुआ था। और इस सीन में सबसे पहले हमें माइल्स को बिल्डिंग के टॉप पर दिखाया जाता है, बट जंप करने के टाइम वो टॉप से बहुत नीचे आ जाता है, जिसके बाद भी माइल्स डर के मारे अपनी उंगलियों को ग्लास से हटा नहीं पाता, और फिर वो जबरदस्ती इस ग्लास को तोड़ते हुए जंप करता है विद शोइंग हिज लीप ऑफ फेथ। नंबर 39, जब स्पाइडर गैंग किंगपिन के मैंशन के बाहर लैंड करती है, तो उस टाइम पेनी के रोबोट के आईज में जो जापानीज वर्ड फ्लैश होते हैं, तो उनका मतलब था आई एम स्केयर्ड। एंड ओरिजिनली पहले पेनी भी अपने स्पाइडर सूट के साथ ही मारी जाती, बट एक किड मूवी होने के हिसाब से कुछ ज्यादा ही ब्रूटल हो जाता, जिसको देखते हुए पेनी एंड में बच जाती है, पर उसका स्पाइडर डिस्ट्रक्शन की वजह से बच नहीं पाता। और शायद ही आपने नोटिस किया हो, बट एंड में जब माइल्स को ऊपर को कोलाइडर में लगाता है, तो उसका कंट्रोल पैनल जापानीज में होता है, क्योंकि पेनी ने उसे फिक्स किया था, जो कि एक जापानीज है। नंबर 42, फाइनल फाइट के दौरान माइल्स ग्वेन को नीचे कोलाइडर में गिरने से बचाता है, जो कि नोट था द डेथ ऑफ ग्वेन स्टेजी कॉमिक बुक स्टोरी को, जिसमें पीटर ग्वेन को ऐसी सिमिलर सिचुएशन में बचा नहीं पाता, बट माइल्स यहाँ पर ऐसा करने में कामयाब हो जाता है। नंबर 43, स्पाइडर हैम अपने डायमेंशन में जाने से पहले कहता है That's all, folks. Is he allowed to say that? Legally? एंड स्पाइडर हैम के दैट्स ऑल फोक्स बोलने के बाद पीटर भी कहता है कि क्या वो इस लाइन को लीगली बोल सकता है, क्योंकि दैट्स ऑल फोक्स लाइन को लूनी टून शो के एंड में यूज किया जाता है, जो कि वार्नर ब्रोस की प्रॉपर्टी है। एंड पीटर पोर्कर की एनिमेशन एंड डिजाइन लूनी टून शो एंड पोर्की पिग से बहुत ही सिमिलर है, तो ऐसे में स्पाइडर हैम के लास्ट वर्ड दैट्स ऑल फोक्स होना लीगली सही नहीं था, इसको इसमें मेटाफोर के तौर पर यूज किया गया था। नंबर 44, फाइनल बैटल में माइल्स एंड किंगपिन लड़ते हुए ब्रुकलिन ब्रिज के ऊपर जाके गिरते हैं, तो उसके बाद इस ब्रिज को जिस एंगल एंड रेड लाइटनिंग के साथ दिखाया जाता है, तो वो डेयर डेविल सीरीज की ओपनिंग में दिखाए गए इस ब्रिज से इंस्पायर्ड था। एंड में जब कोलाइडर डिस्ट्रॉय होता है, तो उसके बाद माइल्स को मल्टीपल वेब लाइक फिगर्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते दिखाई देते हैं, जो कि बाकी के स्पाइडर्स को भी उनकी ट्रांसपोर्टेशन के टाइम दिखाई दिए थे। तो ये था वेब ऑफ लाइफ एंड डेस्टिनी, जो कि एक्स्ट्रा डिमेंशनल फोर्स होती है, जिसे आप मल्टीवर्स एंड डिफरेंट रियलिटीज में ट्रेवल करने का भी एक रास्ता कह सकते हो। मीनिंग को माइल्स को असली मल्टीवर्स की झलक इसी मूवी में देखने को मिल गई थी। एंड आल्सो माइल्स के यूनिवर्स में ऐसे बहुत सी स्मॉल डिटेल्स हैं जो कि उसे हमारे ओरिजिनल यूनिवर्स से अलग बनाती हैं। फॉर एग्जांपल NYPD को PDNY कहा जाता है, गूगल को बैगरब जो कि इसका ओरिजिनल नेम था, स्नैपचैट को पीकाबू जो कि इसका ओरिजिनल नेम था, कोका कोला का कोका सोडा जिसका नाम स्पाइडर हैम के यूनिवर्स में पोरका कोला होता है। मीनी के हर एक डिफरेंट यूनिवर्स में सभी डिफरेंट प्रोडक्ट्स अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। और इस मूवी में लाइव एक्शन स्पाइडरमैन मूवीज के कई सीन्स को भी अडैप्ट किया गया था, जो कि आपने नोटिस भी किया होगा, जिसमें स्पाइडरमैन मूवी का फेमस अपसाइड डाउन किस सीन
स्पाइडरमैन 2 का ट्रेन स्टॉपिंग सीक्वेंस, स्पाइडरमैन 3 से पीटर पार्कर का फेमस स्ट्रीट डांस, एंड स्पाइडर होमकमिंग से पीटर एंड नेड का हैंडशेक सीन, एंड स्पाइडरमैन 3 का ही पोस्टर। एंड स्पाइडरमैन 2 के बाद ये सेकंड स्पाइडरमैन मूवी है जिसने ऑस्कर अवार्ड जीता था, जिसमें स्पाइडरमैन 2 को बेस्ट विजुअल इफेक्ट की कैटेगरी में ऑस्कर मिला था, तो स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स को बेस्ट एनिमेटेड फिल्म की कैटेगरी में, जो कि डिजर्व भी करती है। और इस मूवी का एक ओरिजिनल आइडिया ये भी था जिसमें टोबी मैguire, एंड्रू गारफील्ड एंड टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को भी दिखाया जाता, बट ऐसा ना होने की वजह ये थी क्योंकि फिल्म मेकर्स को लगा था कि एनिमेटेड स्पाइडरमैन को लाइव एक्शन स्पाइडरमैन के साथ दिखाना अभी कुछ ज्यादा ही जल्दी हो जाएगा, क्योंकि अभी वो एनिमेटेड स्पाइडरवर्स को और भी एक्सप्लोर करना चाहते थे। और इन तीनों कैरेक्टर्स को एक साथ दिखाने का ये आइडिया बाद में स्पाइडरमैन नो वे होम में एक्सक्यूट किया गया था। नंबर 50, स्पाइडरवर्स 2018 में आई थी और इसके बाद इस मूवी के मोस्ट ऑफ द वॉइस एक्टर्स मार्वल कैरेक्टर्स को प्ले कर रहे हैं या फिर प्ले कर चुके हैं, जिनमें हैली स्टैनफील्ड वॉइस ऑफ ग्वेन स्टेसी एज कैट बिशप, कैथरीन हान वॉइस ऑफ डॉक ऑक एज आगता हार्कनेस, मार्शा अली वॉइस ऑफ अंकल एरन एज ब्लेड, ब्रायन ट्री हेनरी वॉइस ऑफ जेफरसन डेविस एज फास्टोस, ऑस्कर आइजैक वॉइस ऑफ स्पाइडरमैन 2099 एज मून नाइट, लिएव श्राइबर वॉइस ऑफ विल्सन फिस्क, एक्समैन ओरिजिन्स वोल्वरिन मूवी में विक्टर का रोल प्ले कर चुके हैं, एंड निकोलस केज वॉइस ऑफ स्पाइडरमैन नोआर गोस्ट राइडर का रोल प्ले कर चुके हैं। और अगर आपको अब तक आई सभी लाइव एक्शन स्पाइडरमैन मूवीज के फैक्ट्स के बारे में जानना है तो आप मेरी इन सब वीडियोस को देख सकते हो। एंड आल्सो लाइक एंड सब्सक्राइब इफ यू एंजॉयड।